अभी हम सीधा मौजूद हैं फराज जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि एक जाने माने चेहरे हैं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप, बताइए। बिल्कुल बढ़िया पार्थ जी। ऑल वेल। और बाकी सब ठीक है। इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 के। और मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं आज की तारीख में जो देश में हालात हो रहे हैं, तो जनता जो है वो तैयार बैठी हुई है कि किस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जो सरकार चल रही है, जो दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इस सरकार को किस तरह से जल्दी जो है वो उखाड़ फेंके। तो 2024 का जो है वो जनता बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। और आप देखिएगा कि आपको अप्रैल में इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनती दिखेगी। जी, तो इसमें अगर हम बात करें राम मंदिर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसका शंकराचार्य ने पहले विरोध भी किया कि जब तक मतलब पूरा मंदिर नहीं बना आपने कैसे स्थापना कर दी। तो इस पे क्या मतलब रहेगा कि जनता का झुकाव रहेगा क्या, ये धर्म की राजनीति जो चल रही है? देखिए क्या है कि भगवान राम जो हैं वो जिनको हम लोग इमाम हिंद भी बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना है, उसका स्वागत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला भी था कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद वो सब परिवार जो है वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, तो राम मंदिर का निर्माण में भारतीय जनता पार्टी जो क्रेडिट लेती है वो बिल्कुल गलत क्रेडिट लेती है। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता अगर साफ हुआ है तो कांग्रेस ने साफ किया है, और या तो फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आप 1949 से भी अगर देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब से सरकार थी उसके बाद में आप राजीव गांधी जी तक देख लीजिए, शिलान्यास हुआ, ताला खुला, और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकारें देख लीजिए। तो आप देखिए कि जो राम मंदिर का जो मार्ग बनने का जो प्रशस्त हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों में ज्यादा हुआ है, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद में राम मंदिर बना है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से, आप ये देखिए, इट्स अ फेल्ड गवर्नमेंट। बिकॉज 2014 से अगर आप देख लीजिए, अगर आप यूथ की ही बात कर लीजिए, आप यू विल बी शॉक टू नो कि आज 42.2% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ अनएम्प्लॉयड है। आज की तारीख में ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी चरम सीमा पर है। हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है, वो देश जो है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 15 अगस्त को लाल किले से क्या बोला था कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, एंड यस इट इज अ यंग कंट्री। हम मानते हैं हमारी एवरेज एज जो है वो लगभग 29 साल है, लेकिन ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लो बर्थ रेट, अब बर्थ रेट जो है वो लो है, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। 2050 के बाद हमारी जो एवरेज एज है 2047 के बाद वो बढ़ने लगेगी। बट क्या जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो उसको हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से आप ये देखिए कि इकोनॉमी, एक तरफ तो बोलते हैं कि वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या उस हिसाब से जॉब्स मिल रही हैं? क्या उस हिसाब से रोजगार मिल रहे हैं? क्या पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से बढ़ रही है? आप देखिए कि कोविड के बाद से अगर देख लीजिए, गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी बड़ी स्ट्रांग रिकवरी हुई है, बट आई डोंट बाय दैट पॉइंट। बिकॉज दैट रिकवरी इज अ वी शेप, इट्स अ के शेप रिकवरी, इट इज नॉट अ वी शेप रिकवरी। आज अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे आज की तारीख में विद सच अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द यूथ, इट इज बिकमिंग द डेमोग्राफिक लायबिलिटी फॉर अस, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द निंजा जनरेशन, दैट इज नो इनकम, नो जॉब एंड एसेट। जी, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार के साथ जाएंगे राम मंदिर, तो उनके पास जब न्योता आया तो क्यों नहीं गए? देखिए, मैं फिर से आप ये बोल रहा हूं कि भगवान राम जो हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ी ना बताएगी कि कब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और कब नहीं करने हैं। ये जो आस्था है वो एक बहुत ही एक पर्सनल मैटर होता है बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो हमारी आस्था है, हम भारतीय जनता पार्टी कोई मुझे थोड़ी ना बताएगी कि कब मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा और कब हमारे नेता लोग जा करके वो मंदिर में पूजा करेंगे। हमारे जो जो टॉप लीडरशिप है, जो हमारे नेता हैं, वो रोज पूजा करते हैं, रोज किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं। भगवान राम में सबकी आस्था है, और जब भगवान बुलाएंगे तो सब लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। जी, तो जैसा कि मोदी सरकार जो है बीजेपी, वो कहती है जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान में जब चुनाव थे तो आपने देखा होगा 500-600 रुपए के सिलेंडर दिए जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि पूरे देश में दिए जाने चाहिए? और अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है चुनाव में तो आप क्या क्या करेंगे?
देखिए अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो मुझे एक चीज याद आ गई कि एक हम लोग बड़ी कहावत है, कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे लगता है कि ये किसी पुराण में भी लिखा हुआ है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या ये वादा नहीं किया था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी? जी। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से वादा नहीं किया था कि 14 दिन में गन्ने की जो कीमत है वो मिल मालिक उनको 14 दिन के अंदर देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ब्याज सहित देंगे, और तब भी नहीं दिया तो मिल मालिक जेल में जाएंगे? आप जाकर के इंटरनेट पे चेक करिएगा, अपनी रिसर्च टीम से पूछिएगा कि खाली शामली जिले के 3 शुगर मिल ऐसी हैं जहां पे करोड़ों का जो है वो पेमेंट पेंडिंग है किसानों का। तो प्रधानमंत्री जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव थे वहां 500 रुपए का सिलेंडर अगर मान लीजिए देने की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आप क्या गुनाह किया है? बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज हैं जो आपने बोला कि इन 5 राज्यों में दी जाएगी, मगर जहां पर सरकारें इनकी पहले से मौजूद है वहां पर उनका उधर कोई ध्यान नहीं। तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो है पार्थ जी, वो करती है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस मिसिंग है। इनको इलेक्शन जीतना है, इनको देश की सेवा से, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, इनको देश सेवा से प्रधान सेवक उससे कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि इनको देश में और प्रदेश में किसी भी तरह से कोई भी मीन्स यूज करके अपनी सरकारें बनानी है, दैट्स इट। जी। और इसी बीच एक जो मेरा सवाल है जो बीच में काफी कंट्रोवर्सीज में चल रहा था, जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही है टू मच कंट्रोवर्सी, तो एक सवाल, एक तरफ योगी जी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ठीक, अमित शाह जी कहते हैं मुस्लिम आरक्षण खत्म खत्म कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि उर्दू को राज्य की भाषा की जाए जब वो सीएम थे, ठीक है, और मदरसे उनने खोले। तो एक तरफ वो कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाए और दूसरी तरफ पुरस्कार दे रहे हैं। देखिए अगेन आई विल टेल यू कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि पिछले 9.5-10 साल में इन्होंने क्या किया है। तो ये क्या करते हैं कि धर्म के आधार पर ये किसी न किसी तरह से सोसाइटी को बांट करके समाज में जहर घोल करके और ये वोट लेना चाहते हैं। देखिए लेकिन जो इंडिया का जो इंक्लूसिव कल्चर है वो विष्णु पुराण के एक श्लोक में भी बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र से लेके उत्तर तक और हिमालय से लेकर के दक्षिण तक जो जमीन है, जो जहां हम लोग रहते हैं, वो हमारी भारत माँ है, और यहां पर जो रहने वाला हर आदमी जो है वो भारत माँ की संतान है। तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, वो देश को उलझाए रखना चाहते हैं किसी न किसी तरह से धर्म के ऊपर बांट करके, और अपनी सरकारें बनाते रहें ताकि किसी और तरफ जो देश का मूड है उधर ध्यान ना जाने पाए। जी। और इसी बीच मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, नितिन गडकरी जी ने कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 2013 की या उससे पहले की, अगर कांग्रेस जो है मतलब पेट्रोल के दर बढ़ा देती थी तो स्मृति ईरानी हमें धरने करते हुए नजर आती थी। तो क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि महंगाई के खिलाफ वो धरने प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है? देखिए धरना प्रदर्शन की जहां तक बात है, पॉलिटिक्स अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, और आप देखिए कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जेपी बिल्डिंग में जाने से रोकने की सरकार ने कोशिश की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो उसको फांद करके चले गए। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग किसी के रुकने से कभी भी रुकते नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि आज की तारीख में किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किस तरह से कंट्रोल करना चाहती है, मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। कंट्रोल इन द सेंस आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी तरफ मोल्ड करना चाहती है। आप देखिए कि अभी मणिपुर में जो हुआ था, हो सकता है आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मणिपुर में जब इंडियन आर्मी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से बोला कि साहब आप यहां अपने पत्रकार भेजिए, यहां सही पिक्चर नहीं आ रही है सामने, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो 4 या 5 शायद अपने जर्नलिस्ट भेजे थे वहां पर कवर करने के लिए, और उन्होंने 22 पेज की एक रिपोर्ट दी थी। तो जब वो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की, तो आपने सेडिशन चार्जेस और तमाम चार्जेस लगा करके बुक कर दिया उन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों को, उनके जर्नलिस्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब उनको जाकर के राहत मिली। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक जिला है, वहां पर मिड डे मील में आपको पता होगा कि एक पत्रकार ने वहां पर मिड डे मील में नमक रोटी दिया जा रहा था, तो उसको उजागर किया, और उसको, उस बेचारे पत्रकार को, एक यूट्यूबर था कोई छोटा पत्रकार हम लोग का भाई, उसको सजा सरकार ने यह दी कि जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो उसकी सुबह जेल में हुई।
ये इंडियन डेमोक्रेसी को कहां लिए जा रहे हैं? एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें कहा गया है कि व्हेन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। आप अभी कह दिए कि लोकतंत्र को खतरा है, आपके ऊपर फौरन सरकार जो है वो शिकंजा कसने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये अघोषित आपातकाल है। आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप अभी सरकार की कोई ऐसी चीजों को उजागर करिए, आप देखिए कि आपके पीछे ये कैसे पड़ जाएंगे। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है पार्थ जी के, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर बात करते हैं कि देश से करप्शन कम हो रहा है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी आप देखिए कि ये कल की खबर है, अगर आप इसको कैप्चर करिए, ये कल इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कि बताया गया है कि जो करप्शन रैंकिंग है उसमें जो भारत का नंबर है वो इंडिया इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया एट 93 अमंग 180 कंट्रीज, और इसका जो है वो करप्शन के मामले में इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिरी है। तो आप वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग्स की बात कर ली, आप पर कैपिटा इनकम में आप 142वें नंबर पर हैं, ग्लोबल 100 इंडेक्स में आपकी हालत खराब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप G20 कंट्रीज में वन ऑफ द लोवेस्ट हैं, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बोला, करप्शन इंडेक्स में, मतलब आप जितने भी इंडेक्स हैं, हेल्थ इंडेक्स आप ले लिए, जितने भी आप इंडेक्स हैं उसमें हमारी G20 कंट्रीज को ही अगर आप कंसीडर कर लिए तो सो वी आर ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो कंट्री को किधर लिए जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरी समझ से तो बाहर है जी। तो अब देखने वाले चुनाव में ये होगा कि सपा क्या आती है पक्ष में या फिर नहीं आती है, और अगर सपा आ जाती है चुनाव में चुन के जनता के द्वारा, तो क्या सपा अपने वादे पूरे कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि बीजेपी को तो सभी लोग मतलब कहें विपक्ष कहें तो जुमलों की सरकार तो कहते ही हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ टू मच कंट्रोवर्शियल पर।